हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन पॉइंट कॉन्सेप्ट। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 जो कि है कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करा था पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिनसे इंस्पायर होके पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से इंस्पायर होके कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। तो अगर आपने वो लेक्चर नंबर 3 देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर डाल दूंगी पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का। सो शुरू करते हैं कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कॉलबर्ग क्या थे, कौन थे? कॉलबर्ग का नाम था लॉरेंस कॉलबर्ग। लॉरेंस कॉलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कॉलबर्ग ने 72 बॉयज़ को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए या रिसर्च वर्क के लिए। 72 बॉयज़ को लिया था और उन सभी की एज 16 साल से कम की थी। 72 बॉयज़ को लिया था और उन सब की उम्र कितनी थी? 16 साल से कम की थी। कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, कोई 13-14 साल का। तो 72 बॉयज़ लिए थे और सब 16 साल की उम्र से कम के बच्चे थे, लड़के थे। उनको उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहानियाँ सुनाई थी, ऐसी दुविधा वाली कहानियाँ सुनाई थी, स्टोरीज ऐसी सुनाई थी जो डायलेमा वाली स्टोरीज थी, ठीक है। और उनसे बोला था कि आप होते तो क्या करते, या जो भी वो स्टोरी सुना रहे थे उन्होंने क्यों ऐसा करा या उनको क्या करना चाहिए था। ऐसी दुविधा वाली कहानियाँ उन बच्चों को सुनाई थी और उन बच्चों को बोला था कि आप इनका कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे अपनी रिसर्च वर्क में और उन बच्चों से बोला था कि आप उनका जवाब दो, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये जो भी मॉरल डेवलपमेंट है, किसी भी ह्यूमन मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल में बांटा था और हर लेवल में 2 स्टेजेस दी थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या लेवल्स हैं और क्या स्टेजेस हैं। सो टोटल 3 लेवल्स थे और हर लेवल में 2 स्टेजेस थी, तो टोटल 6 स्टेजेस पे कॉलबर्ग बात करते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो थ्योरी है वो पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से इंस्पायर्ड है और कॉलबर्ग बात करते हैं 6 स्टेजेस की और 3 लेवल्स की, जो कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोरालिटी बेसिकली क्या है। मोरालिटी का मतलब होता है कि कोई भी बंदा किसी भी चीज़ में सही और गलत में कैसे चूज़ कर पाता है, किसी भी बंदे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, सही क्यों सही है और गलत क्यों गलत है, ऐसा कैसे होता है, या क्या लॉजिक लगता है बंदे का, या क्या रीजनिंग लगती है बंदे की कि वो सही और गलत में चूज़ कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके आगे आपकी फैमिली है या पैसा है, 10 करोड़ रुपए है, तो आप क्या चूज़ करोगे? आप फैमिली चूज़ करोगे तो क्यों चूज़ करोगे? आप पैसा चूज़ करोगे तो क्यों चूज़ करोगे? तो हर बंदे की अपनी एक अलग लॉजिक होती है, अपने कारण होता है कि वो क्यों किसी भी चीज़ को चूज़ करता है और क्यों उसके लिए कुछ भी ठीक है या कुछ भी गलत है, ठीक है ना। तो मोरालिटी हमारी एबिलिटी है कि हम गलत और सही में कैसे अंतर करते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी डिसीजन गलत या सही में कैसे लेते हैं। तो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट की 2 चीज़ों के बारे में भी बात करी है, वो है मॉरल डायलेमा एंड मॉरल रीजनिंग। मॉरल डायलेमा जैसे हमने बात करी कि आपके आगे आपकी फैमिली है या पैसा है, तो आप दोनों में से किसको बचाओगे। तो ये मॉरल डायलेमा हो गया, मतलब दुविधा, सही और गलत में चूज करने की दुविधा। सही और गलत को कैसे हम मानते हैं या कैसे हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कैसे भी हम किसी भी डिसीजन कोई भी लेते हैं कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। हम फैमिली को बचाएंगे क्योंकि फैमिली हमारे लिए सब कुछ है, या पैसे को बचाएंगे कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। तो वो एक दुविधा है, तो जिसको हम कहते हैं मॉरल डायलेमा। मॉरल रीजनिंग क्या है? अब हमने डिसाइड कर लिया कि जी हमारे लिए तो फैमिली इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का क्या लॉजिक लगाया हमने, क्या रीजनिंग लगाई हमने, तो वो हमारी क्या हो गई, मॉरल रीजनिंग। सही और गलत में हमने चूज तो कर लिया कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या ये चीज़ हमारे लिए गलत है, बट क्यों सही है हमारे लिए, सही चीज़ हमारे लिए क्यों सही है और गलत चीज़ हमारे लिए क्यों गलत है, ये हमारी किस में आएगी, मॉरल रीजनिंग में आएगी। तो कोहलबर्ग ने क्या स्टोरी सुनाई थी बच्चों को और क्या डायलेमा दिया था, क्या दुविधा दी थी बच्चों को, ये हम देखेंगे। तो कोहलबर्ग ने हाइंस डायलेमा पे बात करी थी। हाइंस एक आदमी था
जिसकी वाइफ को एक अलग तरीके का कैंसर था, ठीक है। हाइंस की वाइफ को कैंसर था और हाइंस ने बहुत जगहों पे दिखा लिया, बहुत डॉक्टर्स को हर जगह दिखाने के बाद उसको ये समझ में आया कि एक ऐसी दवाई है जो कि सिर्फ एक कंपनी ही बना रही है। तो उसने बहुत दवाई सर्च करने की कोशिश करी, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद उसको एक ऐसा केमिस्ट मिला जिसके पास वो दवाई मिली, बट वो केमिस्ट कहता था कि आप मेरे को या तो 10 गुना उस पर दे दो, 10 गुना प्राइस पे मेरे से मेडिसिन ले लो, नहीं तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, ठीक है ना। या तो क्योंकि ये ऐसी रेयर मेडिसिन थी, तो केमिस्ट ने बोला कि भाई आप मेरे को 10 गुना दे दो इसका दाम दवाई का, तो मैं आपको दवाई दे दूंगा। अब हाइंस ने बहुत कोशिश करी, बहुत अपने रिश्तेदारों को बोला, बहुत अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, हर एक को बोला उसने कि मुझे हर एक से पैसा अरेंजमेंट करने की कोशिश करी, अपने भी सारे पैसे लगाए, पर वो पैसा अरेंज नहीं कर पाया जितना उसने केमिस्ट ने बोला था। दवाई का 10 गुना ज़्यादा प्राइस, दवाई का एक्चुअल प्राइस से 10 गुना ज़्यादा प्राइस मांगा था जो। तो हाइंस को कोई रास्ता नहीं मिला। तो जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला और उसको अपनी बीवी को मरने से बचाना था, तो उसने क्या किया, उसने वो दवाई को चोरी कर लिया और अपनी वाइफ को बचा लिया, ठीक है। तो अब कोलबर्ग ने कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे बच्चों से कि हाइंस ने जो किया उसके ऊपर 3 प्रश्न पूछे या क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो पहला था कि हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग एज इट वुड बी रॉन्ग, हाइंस को ड्रग चुराना ही नहीं चाहिए था क्योंकि चोरी एक गलत बात होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि हाइंस शुड स्टील द ड्रग, सेव हिज वाइफ एंड देन सरेंडर टू पुलिस। हाइंस को चुरा तो लेना चाहिए था ड्रग, बट अपनी वाइफ को बचा भी लेना चाहिए था, उसके बाद पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए था। तीसरा क्वेश्चन था कि हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड सेव हिज वाइफ एंड शुड नॉट गेट एनी पनिशमेंट एट ऑल, ठीक है। हाइंस को ड्रग चुरा भी लेना चाहिए था, अपनी वाइफ को बचा भी लेना चाहिए था, बट उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी इसमें क्या गलती, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे थे कि या तो वो बिल्कुल चुराए ना क्योंकि चोरी गलत होता है, या चुराए अपनी वाइफ को बचाए और पुलिस में जाके कन्फेशन कर दे या सरेंडर कर दे, ठीक है, या फिर ड्रग को चुराए अपनी वाइफ को बचाए और उसको कोई पनिशमेंट भी ना मिले क्योंकि वो गलत होगा उसको पनिशमेंट मिलना। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कोलबर्ग ने उन 72 बॉय जो कि 16 साल की उम्र से कम एज के बच्चे थे उनसे पूछा था, और उसके बेसिस पे कोलबर्ग ने अपनी 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी दी थी। और वो 3 लेवल्स क्या थे? नंबर 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, नंबर 2 कन्वेंशनल मोरालिटी, नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो उनके रिसर्च वर्क जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी थी 72 बॉयज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने मोरालिटी को 3 लेवल्स में बांट दिया, जो कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो हम अब इन मोरालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्री मॉरल एज, ठीक है ना। यहाँ पे मोरालिटी बच्चे की बिल्कुल 0 होती है, ठीक है। प्री मॉरल एज या प्री मॉरल स्टेज बोलेंगे हम इसको। इसमें क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि जो फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं, पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज, ठीक है। अब हम पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज जो कि हमारी प्री मॉरल एज है, यहाँ पे मोरालिटी अभी डेवलप नहीं हुई है बच्चे की। तो यहाँ पे बच्चे को लगता है कि जो रूल्स है ना वो फिक्स्ड हैं और एब्सोल्यूट है, ठीक है। रूल्स को अगर तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। मतलब बच्चा क्या है कि बड़ों की, अपने अडल्ट्स की, ठीक है, अपने जो भी घर में बड़े हैं या पेरेंट्स हैं या अडल्ट्स हैं उनकी बात इसीलिए मानता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज, इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो उसको अभी मोरालिटी डेवलप ही नहीं हुई, उसको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं पता। तो यहाँ पे बच्चा कुछ भी काम इसीलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं मानूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज इसका नाम है। तो नेक्स्ट है हमारी एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो को हम
स्टेज ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं। रेसिप्रोसिटी मतलब टिट फॉर टैट। एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो को हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ रेसिप्रोसिटी मतलब टिट फॉर टैट। बच्चे के साथ अगर अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, गंदा करो, कुछ गलत बोल दोगे या गलत कर दोगे तो वो भी आपके साथ गलत ही करेगा। तो बेसिकली टिट फॉर टैट ही ये एक स्टेज होती है जिसमें बच्चा जैसे उसके साथ किया गया है वो वैसे ही करेगा। सो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज स्टेज, स्टेज ऑफ ईगो या फिर स्टेज ऑफ रेसिप्रोसिटी, जैसे को तैसा। ठीक है ना। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि हमारी चाइल्डहुड में होती है, मोरालिटी यहाँ पे 0 होती है। पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज में यहाँ पे मोरालिटी हमारी 0 होती है। सही और गलत में बच्चे को नहीं पता होता, ज्ञान नहीं होता है, तो वो माँ बाप की या बड़ों की बात इसलिए मान लेता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर नहीं मानूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज, और अगर सारे रूल्स ओबे करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो बस ये पनिशमेंट और ओबीडियंस स्टेज है। सेकंड स्टेज जो हमारी एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो, ये हमारी स्टेज ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहलाती है, टिट फॉर टैट स्टेज भी कहलाती है। इसमें बच्चा सही करोगे तो सही बिहेव करेगा, गलत करोगे तो गलत, जैसे को तैसा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी में सबसे पहले है हमारा गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज। ठीक है, बच्चा क्या है कि अपना गुड बॉय या गुड गर्ल मतलब अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन के लाइक सोसाइटी में एक अच्छा इंप्रेशन, मतलब कुछ भी करता है तो वो एक अच्छा बनने के लिए, समाज में एक अच्छा दिखने के लिए करता है। ठीक है ना, गुड बॉय बनने के लिए या गुड गर्ल बनने के लिए, ठीक है, वो ये सब करता है। तो इसमें क्या होता है कि बस जो भी हमारे डे टू डे में बच्चा क्या होता है कि जो भी सोसाइटी होती है या समाज होता है या अपना जो भी पेरेंट्स के आगे भी वो बस अच्छा बनने के लिए करता है, जो भी करता है या डिसीजन लेता है जैसा भी है। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा सिर्फ लॉज को देखता है, उसके लिए जो रूल्स और जो रेगुलेशन है वही सब ठीक है, मतलब अगर रूल बना है तो मतलब उसे फॉलो करना है। ठीक है, चोरी गलती है इसके अकॉर्डिंग। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, चोरी करना अगर गलत बात है, रूल्स में लिखा है, लॉज में लिखा है, तो वो गलत बात है। वो क्यों करी, वो गलती से हो गई, गलती भी गलती ही है। ठीक है ना, अगर कोई भी गलती से हुई है या फिर जानबूझकर करी है, दोनों गलत ही हैं। ठीक है ना, रूल्स ब्रेक करना मतलब पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो रूल्स के लिए, लॉज के लिए वो बहुत ही पर्टिकुलर हो जाता है कि नहीं, अगर लॉ बना है तो लॉ बना है, आप कोई भी रूल्स से बड़ा नहीं है, कोई भी लॉज से बड़ा नहीं है। ठीक है ना। तो कन्वेंशनल मोरालिटी हमारी क्या होती है, कन्वेंशनल मोरालिटी में हमारा पहली स्टेज क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। बच्चा क्या होता है, समाज में अच्छा दिखने के लिए अपने डिसीजन लेता है या समाज में अच्छा दिखना चाहता है और एप्रिसिएशन चाहिए उसको, इसीलिए वो सारे काम करता है। तो गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज में ये है। और नेक्स्ट है हमारी स्टेज फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है और उसको लगता है कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसी के अंदर ही रह के हमें सब कुछ करना है। चोरी करना गलत है तो गलत है, चाहे वो किसी भी पर्पज से करी गई हो, किसी भी कारणवश करी गई हो, वो गलत ही होगी। ठीक है ना। तो ये थी हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसमें हमारा फर्स्ट लेवल है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे होता है ना कि किसी का अगर झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता हो तो वो झूठ नहीं होता, तो ये स्टेज वो है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सबका भला होना चाहिए, सोसाइटी का भला होना चाहिए। मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। ठीक है ना। ये एज जो है पोस्ट कन्वेंशनल जो है, ये हमारी 18+ की, जैसे अडल्टहुड की एज होती है ये। तो इसमें फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें होता है कि जान बचे तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। रूल्स जो है वो इंसानों के लिए बनाए गए हैं और अगर इंसानों का भला होता है रूल्स ब्रेक करने से, तो रूल्स को अमेंड किया जा सकता है या रूल्स को बदला जा भी सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूल्स ही एब्सोल्यूट है या रूल्स के ऊपर कुछ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, अगर
किसी का भला होता है झूठ बोलने से, या कोई भी किसी को भी हम हर्ट नहीं कर रहे हैं तो झूठ बोल दो, जान बचे तो झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो रूल्स हैं वो इंसानों के लिए ही बने गए हैं, ठीक है ना। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्टेज इसके ऊपर बात करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये है हमारी थर्ड लेवल की सिक्स्थ स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज, थर्ड लेवल की सेकेंड स्टेज, और टोटल में सिक्स्थ स्टेज है ये, स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये लास्ट स्टेज है मोरालिटी की, और यहाँ तक सारे लोग नहीं पहुँचते हैं, ठीक है। लाइक सारे ह्यूमन बींग्स जो लास्ट स्टेज है हमारी, इस स्टेज तक नहीं पहुँचते हैं। जैसे बहुत ही सेल्फलेस जो लोग होते हैं ना, कि मतलब अपने ऊपर, अपने से ऊपर दुनिया को रखना, ठीक है, अपने से ज़्यादा किसी को वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमारे मदर टेरेसा हो गई, या हम महात्मा गांधी जी हो गए। मदर टेरेसा, उन्होंने बच्चों के लिए कितना कुछ करा, ठीक है, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ करा, अपने से ऊपर सबको रखा। तो स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल मतलब खुद से ऊपर किसी को रखना, इतनी हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी, ठीक है ना। तो ये स्टेज है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की लास्ट स्टेज, लेवल हमारा थर्ड है और स्टेज हमारी सिक्स्थ। तो स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या कहती है कि अपने से ऊपर किसी और को रखना, ठीक है ना, अपने से ऊपर किसी और की वैल्यू करना। नेक्स्ट ये थी हमारी 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या मिला था कॉलबर्ग्स थ्योरी को, ठीक है। सो हमने जब ये थ्योरी शुरू करी थी तो हमने देखा था कि कॉलबर्ग ने 72 बॉयज़ को लिया था जो कि लेस देन एज ऑफ 16 ईयर्स। तो 72 बॉयज़ को लिया था, कोई भी गर्ल नहीं थी उनकी रिसर्च वर्क में, ठीक है ना। तो कैरोल ग्लिगन थी, उन्होंने बोला था कि ये जो कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है ये जेंडर बायस्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉयज़ को लिया गया है, और उन्हीं के ही जो रीजनिंग है, या जो भी उन्होंने मॉरलिटी के जो रीजनिंग दी है, मॉरल रीजनिंग दी है, उस पर ये मोरालिटी के जो लेवल्स हैं या जो स्टेजेस हैं बनाई गई हैं। हो सकता है कि अगर इस थ्योरी में लड़कियां होती तो उनके आंसर्स कुछ और होते, ठीक है, वो किसी और तरीके से रीजनिंग देती। तो ये बहुत ज़्यादा जेंडर बायस्ड थ्योरी थी, ये बोला था ग्लिगन ने। और सेकंड जो क्रिटिसिज्म कॉलबर्ग थ्योरी को मिला था वो ये था कि हाइपोथेटिकल स्टोरीज़ हैं, ये नकली स्टोरीज़ हैं, ये लाइक रियल लाइफ में नहीं होता, या जो भी है ये मतलब हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, ये खाली स्टोरीज़ हैं, और कल्चर पे भी इनका कोई फोकस नहीं था। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थी जो कि कॉलबर्ग्स थ्योरी को मिली थी, ठीक है। जेंडर बायस क्योंकि कोई भी लड़की नहीं थी रिसर्च वर्क में, हाइपोथेटिकल स्टोरीज थी, हाइपोथेसिस थी, और कल्चर को भी इग्नोर किया गया था कॉलबर्ग्स की थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट की। तो ये थी हमारी कुछ 3 लेवल्स में बांटा था, और 2 स्टेजेस दी थी हर लेवल में। प्री कन्वेंशनल में ये एक हमारी जो होती है प्री मॉरल एज होती है, इसमें हम बच्चे को नहीं पता होता सही या गलत क्या है, वो बस इसीलिए काम करता है क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना होता है या उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है। एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ ईगो, इसमें बच्चा क्या होता है कि स्टेज ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, सही करोगे तो सही करेगा, गलत करोगे तो गलत करेगा, जैसे को तैसा करेगा, ठीक है ना। कन्वेंशनल मोरालिटी में गुड बॉय गुड गर्ल, बच्चा समाज में अच्छा दिखने के लिए काम करता है, ठीक है ना, उसको बस ये चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए उसको, सोशल अपने जो भी बैकग्राउंड है या जो भी उसका सोशल सर्कल है उससे उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, इसीलिए वो जो भी डिसीजन लेता है या काम करता है। नेक्स्ट है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी की सेकेंड स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। बच्चे को लगता है कि रूल्स हमारे एब्सोल्यूट होते हैं और वो जो बनाए गए हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता, अगर कोई तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो चाहे किसी भी वजह से तोड़ा हो, ठीक है ना। लास्ट है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब रूल्स जो है वो ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं, और अगर ह्यूमंस का फ़ायदा हो रहा है रूल ब्रेक करने से तो रूल ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेज हमारी स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मतलब जो हमारे सेल्फलेस सर्विस, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी, जैसे मदर टेरेसा हो गई, तो सेल्फलेस सर्विस, अपने से ऊपर किसी को रखना, ठीक है। और क्रिटिसिज्म हमने देख लिया, तो ये थी कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ
moral development.